Okay, today we are going to look at many other features in the analysis of the images. Then we'll switch over to classification. So what are the other features of analysis of the image? So first is that कि कुछ distortions हैं image में, satellite image में, तो किस type के होते हैं? Nature of distortion किस type का है? तो कुछ एक errors हैं वो predictable हैं, systematic appear होती है, कुछ एक random appear होती है. तो सिस्टमेटिक एंड रैंडम मतलब किस टाइप की एरर होगा? पिक्सल का जो पिक्सल है उसी पिक्सल में कुछ एक एरर जो रिकॉर्डिंग में हो सकती है, उसके शेप में हो सकती है, उसके साइज में हो सकती है, तो या उसके जो रजिस्ट्रेशन में हम कर रहे हैं तो उसके जो नोड पॉइंट्स हैं उनमें हो सकती है. तो ये नेचर ऑफ डिस्टॉर्शन है कि सिस्टमेटिक एरर हो सकती है या रैंडम एरर हो सकती है. फिर जो डिस्टोर्शन है वो भी ज्योमेट्रिक डिस्टोर्शन हो सकता है या रेडियोमेट्रिक डिस्टोर्शन हो सकते हैं. जो मतलब ज्योमेट्री ऑफ द ग्रिड, जो ज्योमेट्री ऑफ द ग्रिड है उसमें कुछ डिस्टोर्शन है, जैसे कि पोजीशन ऑफ पिक्सल इन द इमेज इज इन, कि जो जहां पे पिक्सल है वहां नहीं है, थोड़ा सा खिसक गया है या पिक्सल पे उसकी वैल्यू चली गई है. तो ऐसा संभव है कि जब हमारा रिकॉर्ड हो रहा है इमेज तो थोड़ा सा एरर में दिखा रहा है या सारे पिक्सल्स खिसक गए हों टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट और अप और डाउन और इन वन डायरेक्शन, या उसकी शेप बिगड़ गई हो, तो ये ज्योमेट्रिक डिस्टॉर्शन है, इसको हम दूर कर सकते हैं. एक टाइप हो सकता है कि रेडियोमेट्रिक जो डिस्टॉर्शन है, जिसमें हम रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन भी कहते हैं सेंसर्स का, जिसमें वैल्यू रिकॉर्ड होती है विद रेफरेंस टू टेरेन रिफ्लेक्शन वैल्यूज. तो जो वैल्यू होती है रिफ्लेक्शन की, रिकॉर्डेड वैल्यू में एरर आने लगती है, तो वो एरर है रेडियोमेट्रिक एरर. जो रिफ्लेक्शन वैल्यू ही गलत कैच कर रहा है आपका सेंसर, तो इस टाइप का डिस्टोर्शन भी उसमें आ सकता है. तो ये डिस्टोर्शंस हैं जो हमारे पास सिग्नल आते हैं. कहाँ पे आते हैं सिग्नल? द सिग्नल्स रिसीव्ड एट द सैटेलाइट मींस एट द रिसीवर. रिसीवर एंटीना कैच करता है, रिसीव करता है, रिकॉर्ड करता है, फिर वो जो रिकॉर्डेड वैल्यू है उसमें क्या क्या हो सकता है? परफॉर्मेंस of onboard electronics is not correct, that the electronic items, equipments, apparatus which are there onto the satellite, they are not behaving 100% with 100% accuracy. So that is one of the reason कि हमारा distortion या anomaly आ रही है. Second, जब signals आ रहे हैं सैटेलाइट पे, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है. टरेन यदि फ्लैट नहीं है, सर्टेन पोर्शंस आर एलिवेटेड, सर्टेन आर इन द वैली पोर्शन, तो हमारा फिर डिस्टोर्शन आ सकता है, क्योंकि जब कैच कर रहा है सिग्नल, रिसीवर्स कैच कर रहे हैं सिग्नल्स को, तो वो टरेन फ्लैट होती है, तो दैट इज ए मोर प्रिफरेबल पोजीशन रादर देन हैविंग ए एलिवेशन और ए स्लोप. तो ये चार टाइप के हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं. पांचवा टाइप है वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये बहुत जरूरी है कि हर ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो और अलग होती है, और अलग होती है. उसी से हम रिमोट सेंसिंग इमेजेस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं एट द एंड आफ्टर क्लासिफिकेशन. तो अभी हम क्लासिफाई नहीं किए हैं इमेज को, केवल उसको ठीक कर रहे हैं. इमेज रिकॉर्ड हो चुकी है. इमेज जब रिमोट सेंसिंग सेंसर एक्सपोज हुआ, एनर्जी गई, वापस कैच हुआ, उसके बाद उसमें डिस्टोर्शंस है. तो बिफोर क्लासिफाइंग व्हाट वी नीड, दैट इमेज शुड बी इन गुड कॉन्ट्रास्ट विद परफेक्ट ग्रिड साइज एंड ग्रिड वैल्यूज. सो उसको लेके आने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसको एनालिसिस कहते हैं. एनालिसिस में हम we bring back our image to the right position in the onto the graticules, onto the grid, or you can say the geographic grid. These are the some geometric corrections applied. Geometric correction, nature of geometric correction, से modeling से most of the corrections errors निकल जाती है. Mapping image pixels to a separate as to a reference coordinate system with desired pixel size and shape. तो हमारा जो पिक्सल साइज है
और जो उसका शेप है उसको हम किसी दूसरे से रेफर कर दें, रेफरेंस कर दें, तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम इसको रेफरेंस करते हैं इमेज से या मैप से। तो हमारी जो ज्योमेट्रिक एरर है, ये मॉडलिंग प्रोसेस है कि हम कैसे उसको कनेक्ट कर देंगे, रेफरेंस कर देंगे। तो उससे जो डिस्टोर्शन है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखे थे 2-3 टाइप के स्टेप साइज के या डिस्प्लेसमेंट के, जो डिस्टोर्शन है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ एक मॉडलिंग में भी एरर आ सकती है जब हम रेफरेंस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के थ्रू, रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स के थ्रू या इमेज रेफरेंस के थ्रू, तो उसमें कुछ एरर सिस्टमेटिक और भी अपीयर हो सकती है। तो उन ऐसे एरर्स को हम, जो डेटा है वहां से, जो ग्राउंड का डेटा है या जो टेलीमेट्री का डेटा है, टेलीमेट्री इज लाइक टेलीविजन और द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग कैप्चर्ड onto the satellite from the ground and which can be communicated along with the image information. So telemetry जो डेटा है, जो मेटा डेटा भी समटाइम्स जीआईएस में बोला जाता है, तो वो डेटा का यूज करके भी हम इन एरर्स को दूर कर सकते हैं। तो ये अप्रोच यूज करते हैं इसमें। One more geometric correction is like pixel mapping using mathematical transformation. What a reference coordinate system is established with the desired pixel size and shape. Correspondence between pixel in the reference frame and the image is established. Reference frame means reference image or reference map. जो हमारी इमेज है उसको हम दूसरे के साथ रेफरेंस कर रहे हैं जो ऑलरेडी करेक्टेड है। फर्स्ट जब इमेज को करेक्ट किया था तो उसी एरिया की बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी होगी हमारे पास स्टोर में, तो उसको हम कैसे कनेक्ट करें इससे। तो वो कनेक्ट करके हम इसकी जो ज्योमेट्रिक एरर है, जो हम जिस इमेज को एनालाइज कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से ये प्रॉब्लम्स दूर कर रहे हैं, करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं जिस इमेज में, उसको रेफरेंस में लाके, रेफरेंस फ्रेम में लाके हम कर सकते हैं। Pixel value in the reference frame is computed from the known value in the image. So this is sometimes also called as ground truthing. जैसे जो नॉन वैल्यूज है हमारी कोई पिक्सल में और जो हमारी इमेज में है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। दो दिस प्रोसेस इज टीडियस बट इज डन, क्योंकि इमेज जो है बहुत लार्ज एरिया को कवर करती है और हर पिक्सल की वैल्यूज को नॉन होना या नॉन है तो भी उसको मैच करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ एक वैल्यूज को हम उसको टेली कर सकते हैं, टेली करने के बाद अदर वैल्यूज को इंट्रापोलेट भी कर सकते हैं। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द प्रोसेस। कंट्रोल पॉइंट सिलेक्शन का एक यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, स्केच दिखाया हुआ है। ये एक मैप है, सिलेक्टिंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट, इसको जीसीपीज भी बोलते हैं। ये रिमोट सेंसिंग में और जीआईएस में और जीपीएस में, तीनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखना कि जीसीपीज ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स क्या होते हैं। फॉर इमेज टू मैप रेक्टिफिकेशन, हम कहाँ कर रहे हैं? रेक्टिफिकेशन मीन्स करेक्शन, वी आर अप्लाइंग रेक्टिफिकेशन टू द image which is not geometrically distorted, which is not aligned properly। तो हम क्या करते हैं कि ये एक मैप है, किसका मैप है? यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का मैप है, 7.5 पे है। इसका स्केल क्या है? 1:24,000 स्केल पे है ये मैप, टोपोग्राफिक मैप ऑफ चार्ल्सटन with 3 ground control points identified। तो ये ग्राउंड पॉइंट आइडेंटिफाइड है 13, 14 एंड 16। ये नंबर के 3 है जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो ऑलरेडी मैप हमारे पास एग्जिस्टिंग है। हमने सैटेलाइट से, सेंसर से ये इमेज रिकॉर्ड की। जो इमेज हमें डिस्टोर्शन के साथ है, इसके ग्रिड एंड सेल्स आर नॉट प्रॉपर्ली अलाइंड, like this map is very beautifully and each and everything is marked, the thing should appear here also। So we should bring all these 14, 13 and 16, इनको क्या कहते हैं? ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। जो हमें पता है मैप पे कि ये पॉइंट, दीज पॉइंट्स आर वेल डिफाइंड, वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ जीसीपीज। तो 3 कम से कम हमें पॉइंट चाहिए इस इमेज को रेक्टिफाई करने के लिए। यदि हम मैप टू इमेज रेक्टिफाई कर रहे हैं और जीसीपीज से कर रहे हैं, तो जीसीपीज जितने ज्यादा हो उतना बेहतर है।
GCPs जितने ज्यादा हो उतना बेहतर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम आ, आ, एक सेकेंड आपको मैं बताऊं। ओके, ये जो GCPs हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं हमें, आ, ये मैच कर देंगे। तो 3 से ज्यादा तो होने ही चाहिए, ज्यादा हो तो हम ज्यादा को भी मैच कर सकते हैं। और कौन से GCPs को हम एलिमिनेट करना चाहिए, तो इसको एक दूसरा टेक्निकल टर्म भी मैं बताऊं आपको, कहते हैं ग्राउंड ट्रूथिंग। जो ग्राउंड ट्रूथिंग में मतलब ग्राउंड पे जो पॉइंट्स हैं उसकी ट्रुथ हमें पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, और उस कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ लेके आ सकते हैं और उसके साथ मैच कर सकते हैं। तो ये चीज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इस पूरे के पूरे सेटअप में कि अ, अ, जो अप्लाई करने हैं वो मैप टू इमेज टू मैप को कैसे कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ कि कैसे कर रहे हैं इसको। तो जो ज्योमेट्रिक था, अभी हम कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट ऑर्डर affine transformation is adequate to account several forms of distortion। जैसे स्क्यू है, थोड़ी सी रोटेट स्क्यू, थोड़ी सी स्क्यूड, जैसे आई स्क्यूड होती है किसी की, थोड़ी सी रोटेटेड है। फिर स्केल चेंज इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, जरा सा स्केल चेंज हो रहा है या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। या ट्रांस मूवमेंट है, जो जो इमेज में है वो वन डायरेक्शन मूवमेंट है कि थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। एक्स और वाई डायरेक्शन में स्केल चेंज नहीं है, थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। 100 है मीटर तो उसकी जगह 100.5 मीटर हो रहा है पिक्सल का साइज, तो वो ट्रांसलेशन एक्स वाई डायरेक्शन में है। तो इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। अफाइन इज ए फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है कि ये एक मैथमेटिक्स का मेथड है जिससे हम किसी भी इमेज या फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग दैट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। So something if is distorted, we could transform it back to the original position, and there are many methods of transformation. It's a mathematical formation or algorithm, you can say. They are available in all ADAS NV software. We have to just understand that we are using affine or affine or any other transformation method. So before ticking up, this is first order. There could be like higher order. Higher order, this is first order, means x to the power is nothing, only 1. So whatever transformation taking place is of order 1 level. So if you look at here, this equation at my arrow a0 plus a1, a2, x and y, this input to output mapping logic, the partial transformation, that earlier the point 15 was here, but it needs to be brought to this point, where here the coordinates are like here. Take the value 15 at input location 2, 3 and place it in the output image at 5, 3.5. So this is, we are transforming through the affine transformation. Likewise, this is in error. This point is in error and this need to be brought to here. So we have to do the transformation, and what happens inside the transformation algorithm, this equation, this is the first order 1 equation. The things are being used that we are taken. So these could be GCPs for us in one format, and non-points if they are non-points. If they are not non-points, then other points can be brought by understanding the behavior and nature of the image.
what error occurs, this is a kind of registration. GCPs are kind of registration or georeferencing kind of thing. So in georeferencing, we calculate the root mean square value and error. This is root mean square error. How it is calculated? Say in the previous slide, these are the original coordinates and these are the transformed coordinates. Now in the next slide, these are the original, this is the computed. This is the original y, this is the computed y. Now we take the difference, take the square, add and sum up of all the points. In the previous image, we have taken n as 3. We have taken only 3 GCPs or 3 points which we have brought into the new one. So here n going to be 3 and all 3 points would be treated to the original and the computed, and then this root is taken, and that error, whatever error we get here is called, because this is root and this is the mean, because we are dividing by the number of values, root mean, and we are also taking square of all the differences. So this is root mean square error in the transformation. One thing. Second thing, here we are taking 3 points and this error should be minimum. The thing is, thing should be kept in mind while calculating or executing the transformation in the images, is that this RMS error should be minimum, preferably less than 1. Preferably less than 1. How it would be? Like if there are 5 points here, n is equal to 5, then if this is more than 1, then we reduce it to say 4 and we omit 1, which is giving more RMS error. So by doing this, we are making transformation more efficient. If we reduce the RMS error, it means that we are creating more efficient, more efficient transformation. This is error of each point. This is not root mean square because we are summing it up. This is only one point and it's the original and computed, and we are taking the square and then root. So just error of each point given, and it should also be list. This is the similar process what we done in the previous slide of GCPs and then the root mean square. So look at what is the image to image registration. Earlier we have seen map to image to map registration, where I have shown you one map and one image, and we have chosen. Suppose there is an image already registered. We have a analyzed and classified image of the previous year or previous to previous year or 10 years back with the good understanding of all the points on the image. So what it is, when a reference image is available to be used instead of a map, we register the input image to the reference image. This is preferred because many times we join two images together. So rather than registering or correcting an image to map, if an image is available, we carry out image to image registration. When a reference image is available to be used instead of a map, we register the input image to the reference image. Registration is the process of making an image conform to another image. If image A is georeferenced and if image A is georeferenced already and it is being used with image B, then image B must be registered to image A so that they conform to each other. So this is not joining. This is, we are just registering of the area. We are making image to image registration. We are carrying out to make things more better in image B, more visible, more visualizing, and more understandable features of the image B. Much of the procedure remains the same, except that if the pixel size of the input and reference are different. In what map, what we have seen, that we have taken 3 GCPs at least. From the map, we have taken 3 GCPs. In the image,
one image to another image we are registering, then we are not taking 3 points, but we are registering image as a whole. And each and every node of the image is georeferenced, means it's having real coordinates. Now, if the cell size is different, then it will give us trouble. If cell size of one image and we are registering it with the new image which is having cell size altogether different, then what will happen? These two cannot be registered. That those images could not be registered. Now, what need to be is that we have to zoom in or zoom out to bring the cell size of two up to the equal level. So what is the important thing when we are registering image to image, that while zooming in or zooming out, the cell size we bring it to equal level, and then they could be fused together. This step is vital when images from different sensors are to be fused into one data set. So this is what we understand image to image registration. Now look at this. This is also very interesting case to understand the remote sensing, that image mosaic or mosaicing. This image mosaics, many a times you heard in civil engineering that one of the type of tiles on floor is what? That mosaic kind of tiles, mosaic tiles, vitrified tiles, then marble, and many types of flooring. Out of those, one is the mosaic. Mosaic are nothing but like connecting different geometries together to create a beautiful mosaic, a beautiful scenery, beautiful geometry. So many palaces or big forts, you will find that the flooring is done with the good sort of this mosaic. In image, in remote sensing images, what uh, this is like connecting, stitching two images together. To why we need stitching or connecting two images together? Because if area is large, one image cannot cover the whole. One image cannot cover the whole area. We have to take two or more images, and then we have to bring them together. We have to bring them and stitch them so that they appear like one. You might have explored Google Earth. Google Earth is not one image. You will find when you explored the Google Earth, then while zooming in, you will find that many remote sensing images, I would say thousands of images have been stitched together. And what is that process of stitching? Keeping together images is nothing but image mosaicing. So keep this term many times in university exam. This been asked what is image mosaicing, and you should also give example. If the study area is large, remote sensing data provides always keep a small overlay. This is very interesting. In aerial photogrammetry, we provide 10 to 15% of overlap. In the remote sensing also, you look at that always keep a small overlap between adjacent scenes. So this is very common thing between remote sensing. While you distinguish or when you do certain kind of comparison of remote sensing and aerial photogrammetry, you could write this, that there is also overlap here. It's not that 15-20%, but there is. So what is mosaicing? Is the procedure of joining overlapping images into a single large image. That is what you call it, the image mosaicing. Now, there are many things which affect the image mosaicing. Like one is that the two images are hardly taken for the similar conditions. There are different atmospheric conditions, and if images are of different dates, suppose today one is taken and previous say 6 months back one image we are using, and we are mosaicing those images together, then the atmospheric conditions and the kind of sensor used to take the image is different, and still we want to connect them, we want to stitch them. So that is
it is possible that two adjoining images are acquired on different dates, due to which the atmospheric condition may vary. So that is one of the big thing. And maybe sensor is different. The brightness levels of the images may be different. And place where the two images are joined called the seam. This is place. Seam is what? The place where the two images are joined. These are again GCPs. The place are also GCPs, ground control points or ground truthing. We should be aware of these points, that these are non-points and we are connecting them onto two images. And that place where we are joining two images is called seam. I will show you what is the seam, will be quite visible. And example of this is Google Earth. You could explore this. This is seam of mosaic. Look at Google Earth. This is a Google Earth seam, and where this portion looks like without vegetation, and this is with vegetation. So here the contrast is, and this image might be taken during the monsoon, and this is maybe during the March month, say no vegetation at all. But this represents the same area, and this overlapping you might be looking at. ये विजिबल होगी, है तो हाँ लिखिए आप चैट बॉक्स में. आपको ये विजिबल दिख रहा है, डिफरेंशिएशन एंड ओवरलैप भी दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे. आपको दिख रहा है तो लिखिए आप चैट बॉक्स में यस. ओके ओके. सो ये पूरा ग्रीन है, देखो अभी सेम एरिया डिफरेंट टाइम्स पे है. और ओके 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 ओके, थैंक यू. सो इसको सीम बोलते हैं. ये जो ये स्टिचिंग हुई है यहाँ पे ओवरलैप की, यहाँ पे स्टिचिंग जो हुई है उसको बोलते हैं सीम. अभी मैं फेदरिंग और दिखाऊंगा आपको. व्हाट इज फेदरिंग? दिस इज georeferencing both images. What is the process of mosaicing? First, we have to georeference, identification of the overlap area, adjustment of the brightness level of the two images. Brightness is different, definitely would be different. Adjustment of brightness across the overlap area is called feathering. And if some cells or some cells of the grid are not having values, then we have to interpolate those values. So filling out the blank, this is not blank areas with black and white values or any other values. So that is also needed in mosaicing. We should not leave any cell blank. Because of certain reason, certain cells are blank. This is how the overlap would appear if you look at technicality. This is overlap area, and we have to stitch it like continuous. If it is broken and this represents a river or road, then it should not be. We should bring it together. If this image and the second this image are registered, then this should not happen like this. If properly registered, if RMS error is more, then it may give trouble to us, that this kind of things are happening. In that case, we have to identify the points and join them through the visualization and manually onto the computer, not by hand. So these are all being done in the software. This is also one good example of mosaicing. Here, look at spelling mosaicing. K is used. So this is wrongly written here. K should not be used. This is one image. This is second image. We should not always assume that our images are horizontal and vertical. Like this, these could be tilted. The path of the satellite may not be exactly aligning with our north, east, west, south. No, not necessarily. So image may be like tilting like this and tilting like this, and need to be, say, stitched together, brought together, and they have been brought together. This is a real example of remote sensing images. So these two images has been brought together here. So what is here? There is a kind of strong reservoir here, and what is this? This is a river site
This is a reverse height, and the two things have been brought together. Now things appear like one. After this connecting mosaicing, you look at here, this area look like one. So this kind of perfection is required. I'll take just two more slides, and rest of the things I will cover next time. Only image enhancement. What we have seen in the previous this mosaicing, we have seen the geometric corrections, we have seen the histogram and contrast levels. So these all are part of the image enhancement, image analysis. So one of the image enhancement part is like this. I show you first the kind of thing. After linear contrast stretch, this stretching is, I show you this. This is image, low contrast image, and this is the after linear contrast stretch. This is low contrast image, and this is after the enhancement. So I show you now what those things are. These are the images after say FCC. This may not be like a TCC, true color composite, but a false color composite, as I explained to you in previous lectures. And this is image enhancement. It's a very easy process. It's a very easy process in remote sensing, very simple mathematical equation between different cells to enhance the values. So what is low contrast image can be linearly enhanced using simple contrast stretch operation. This is which operation? Stretching. We just stretch it out or compress it. So that is what is the enhancement. So what is done? Then the linear contrast stretch operation is defined as this is the new value y of the x, where output maximum, output minimum, input maximum, input minimum. This is a constant value, and x minus I minimum, input value. Input value means the value of the cell on your image with minimum amount, minimum quantity. And this is what we need, the output. This is the targeted values of output. So y is equal to this. This is very simple. We need not to write. These algorithms are written in the softwares. We are just understanding what is the image enhancement. So this linear simple stretch operation of the enhancement we are carrying out here. So this is m. This is y is equal to mx. Y is equal to mx. So this is going to be slope. So in the next line, this if m is slope is 1 of this previous equation of the stretch operation in the enhancement, if 1 is the slope, then it is at angle of 45. If m is more than 1, then it is stretching like this. If m is more than 1, then this is stretching. If m is less than 1, if line is here, then it is compressing. So we need that linear stretch. And this is, if we carry out through algorithm in the software, we are compressing or stretching, then this is an enhancement. And your image may appear like this better, more distinguishing features or objects on the Earth surface, like from this to this, or from this to this.